आप लोगों ने ऐसे स्टूडेंट जरूर देखे होंगे जो कि कम पढ़ करके जाते हैं, कम टाइम देते हैं पढ़ाई में, लेकिन फिर भी जब उनके मार्क्स आते हैं तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देखे होंगे जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देते हैं, सब कुछ पढ़ करके जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। सुनने में ये बात कितनी अजीब सी लग रही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पहला वाला स्टूडेंट था जो कि कम पढ़ रहा था, उसे आंसर कम आता था, लेकिन उसे ये पता था कि आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, मतलब प्रेजेंट करने की अच्छी कला थी उसके पास। वहीं दूसरा वाला स्टूडेंट, उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा थी बट उसके पास लिखने की कला नहीं थी। यानी कि कुल मिलाकर के बात है आंसर राइटिंग स्किल्स की। आंसर राइटिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो अगर आपको पूरा आंसर नहीं भी आता, थोड़ी बहुत नॉलेज कम भी है आप लोगों को, तो भी आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि जो आपके फाइनल जब सारे मार्क्स जुड़ेंगे तो 10 से 15 मार्क्स का अंतर आ ही जाएगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कुछ दिनों पहले मैं कुछ टीचर्स से मिला और वो ऐसे नॉर्मल टीचर्स नहीं थे, वो सीबीएसई की कॉपिंग चेकिंग करते थे। तो उन लोगों ने मुझे कुछ तो बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उन सभी बातों का निचोड़ एक आया है कि अगर आप लोगों को आंसर आता है, इससे बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। यानी कि अगर आप लोगों को आंसर आते हुए आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने मुझे जितनी भी कमियां बताई हैं आप लोगों की, जो जनरली वो इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो कि बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेजरली मिस्टेक की जाती हैं बच्चों के द्वारा जिसकी वजह से उन्हें फ्री के नंबर मिल सकते थे पर नहीं मिल पाए। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारी के सारे हैक्स, सारे के सारे सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब मेरी मीटिंग हुई सीबीएसई चेकर्स के साथ, तो उन लोगों ने मुझे कुछ मेजर पॉइंट्स बताए जो बच्चे जनरली गलती करते हैं और अपने नंबर कटवाते हैं। जहां उनके 10-15 नंबर बढ़ सकते थे वो 10-15 नंबर उनके कम हो जाते हैं। तो ये फ्री फंड के नंबर आपको कैसे मिलेंगे, उन्होंने मुझे 4 पॉइंट्स तो बताए हैं, इसके साथ 3 पॉइंट और बताए जो वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं हैंड राइटिंग के बारे में। तो जनरली ये माना जाता है अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। हैंड राइटिंग खराब हो पर इतनी भी खराब ना हो कि बिल्कुल पढ़ी ही ना जा रही हो। अगर हैंड राइटिंग रीडेबल है तो काम चल जाएगा। लेकिन फिर ध्यान किस बात का रखें सर? ध्यान सिर्फ एक बात का रखना है, अपने आंसर सीक्वेंस का। उन्होंने कहा जब बच्चों की राइटिंग खराब होती है तो वो एक और मेजर मिस्टेक कर देते हैं उसके साथ, टीचर वो भी खेल जाएगा, बट गलती वो ये कर देते हैं, सीक्वेंसिंग गलत कर देते हैं। अगर पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 करा, ठीक है, एग्जामिनर ने देखा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 देखा, अच्छा चलो ठीक है ये। अब उसने कर दिया क्वेश्चन नंबर 20, अब वो पेज पलटेगा क्वेश्चन पेपर के और फिर 20 पर जाएगा, चलो ठीक है अब देख लिया, ठीक है कोई बात नहीं, तभी झेल गया वो। फिर तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए, फिर 25वें क्वेश्चन कर दिया। तो अगर सीक्वेंसिंग अगर आप लोग ऐसे करोगे 1 2 3, तो ये चेक करना इजी है एज कंपेयर टू पहला 20वां 22वां, फिर उसके बाद 8 15, ऐसे अगर करोगे तो उनको दिक्कत होती है। तो इसीलिए एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर आपको जानता नहीं है, आपका इंप्रेशन वही पड़ेगा जो आंसर शीट में होगा। तो मेक श्योर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। वो कैसे पड़ेगा? सीक्वेंसिंग को अगर आप नॉर्मल कर दोगे, यानी जो होनी चाहिए कोशिश करो। मान लो कि अगर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन नहीं भी आ रहे तो भी कोशिश करो आसपास वाले क्वेश्चन ही पहले करो, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये थी। दूसरे नंबर पर स्लो राइटिंग। स्लो राइटिंग स्पीड का मुझे लगता है कि आप लोगों ने सबने फेस किया होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, एसएसटी में इस चीज को फेस किया ही होगा। तो इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं? देखो यार, हैंड राइटिंग को फास्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग इस वक्त, मैं मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आज के टाइम पर आप लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो, तो जो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड है, जैसे अगर आपको लिखना हो अरे भाई तू कहां पर है, तो कितना जल्दी आप लोग टाइप करते हो। मैं यहां पर खड़ा हूं, तू कहां पर आ गया, बहुत जल्दी टाइप करते हो। लेकिन वही चीज अगर मैं लिखने के लिए कह दूं तो तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो हम इसको स्पीड को तेज कैसे कर सकते हैं? तो स्पीड को तेज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन सर जब मैं एग्जाम देने के लिए जाऊंगा तो फिर क्या मैं पहले लिखूंगा, 2 दिन पहले लिखूंगा तो मेरी स्पीड तेज रहेगी? उसके लिए हम एक वार्म अप टेक्निक अपनाते हैं। जैसे कि वार्म अप टेक्निक कैसे, इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप लोग कभी एक्सरसाइज करने जाते हो तो डायरेक्टली आप डंबल नहीं उठा सकते, आप लोग क्या करते हो, पहले ऐसे थोड़ी सी स्ट्रेच कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, इस तरीके से करते हो। तो अगर आपको हैंड से लिखना है, हाथ से ही तो लिखोगे पेपर में, पैर से तो लिखोगे नहीं। जब हाथ से लिखोगे तो आप क्या करो, जब कहीं भी पेपर देने जा रहे हो तो राइटिंग स्पीड के लिए बिल्कुल वार्म अप करने के लिए पेन लिया, पेपर लिया, इस तरीके से कोई भी रैंडम पैटर्न बना सकते हो। यू कैन राइट रैंडम पैटर्न्स, या फिर जो दिमाग में आ रहा है वो सब लिख दो। जैसे दिमाग में आ रहा है आई, यू, दे, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, यू कैन राइट इट।
इससे क्या हो जाएगा, जब कभी भी आप एग्जाम देने जा रहे होगे, आपका एग्जाम होने वाला है, पेन पेपर आपके पास है, अगर आपने इस तरीके से वार्म अप एक्टिविटी कर ली तो आपको, आपके हाथ को आदत हो चुकी है कुछ ना कुछ लिखने की। अब जब पेपर आएगा तो ये आपकी मदद करेगा। और वैसे भी अगर हैंड राइटिंग तेज करनी है तो फिर भाई साहब लिखना ही पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कटिंग के ऊपर भारी चर्चा होती है, ठीक है, कटिंग के ऊपर भारी चर्चा होती है, और कटिंग से रिलेटेड उन्होंने मुझे लॉन्ग आंसर से रिलेटेड एक हैक भी बताया था। तो पहले मैं कटिंग से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। कभी भी आप लोग कटिंग करें तो कोशिश ये करें गोचा गाची ना करें। क्या बोला मैंने? गोचा गाची ना करें। नॉर्मली जब कोई भी कट करता तो ऐसा करता है, अरे भाई साहब पता ना चल जाए किसी को भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपने कोई गाली थोड़ी ना लिखी थी यहाँ पर। क्या लिख दी थी तुमने गाली? नहीं लिखी ना गाली, तो ऐसे क्यों काट रहे हो भाई? आप नॉर्मली ऐसे भी तो काट सकते हो। और अगर मान लो और कुछ कट करना है तो इस तरीके से कट कर लो ना मेरे भाई। जरूरी थोड़ी ना गोचा गाची ही की जाएगी तभी सब कुछ कटेगा। आई बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। लॉन्ग आंसर के अंदर एक चीज नोटिस करने वाली होती है कि जब कभी भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं यहाँ पर, वो लिख लेना, कहीं पर भी आपने दिमाग में डाल लो। सबसे पहली चीज तो सब हेडिंग आप लोगों को लिखनी चाहिए। क्या लिखनी चाहिए भाई? सब हेडिंग लिखनी चाहिए। कभी भी पॉइंट्स लिखने वाले हो, सब हेडिंग नहीं है तो मेक श्योर आप लोग पॉइंट लिखें, मेक श्योर पॉइंट्स लिखें। और हर एक पॉइंट में कोशिश करें कि आप लोग कीवर्ड्स को यूज करें। अभी इन सबसे रिलेटेड मैं आगे भी चल करके बात करूंगा। कीवर्ड्स को आप लोग यूज करें, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप लोग अंडरलाइन भी करें। अंडरलाइन क्या करना है सर? ये जो कीवर्ड्स आपने लिखे हैं ना उनको अंडरलाइन करो। आप खुद सोचो, अगर मैं आपके पास कोई 5 नंबर का आंसर लेकर के आता हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन उसका सोल्यूशन लेकर के आया, उसमें मैंने, आपने क्या देखा यार, 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, मतलब क्लियर पता चल रहा है इसके अंदर 5 बातें इसने बताई हैं, अलग अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और उन अलग अलग पॉइंट्स में भी जो की पॉइंट्स है, हाईलाइटेड है, उसे इसने पेंसिल से अंडरलाइन कर रखा है। आप बताओ, आप नंबर दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। तो ऐसे ही एग्जामिनर वाले भी, ये जो चेकिंग करने वाले होते हैं, वो भी मार्क्स देते हैं। इसके बाद बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो ना भूल जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा है, आंसर लिखने जाते हो, अरे यार याद ही नहीं आ रहा, ये तो ऐसी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जाओ रिकॉल द चैप्टर। जैसे मान लो लेट्स सपोज लाइफ प्रोसेस का है, तो लाइफ प्रोसेस में आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले गए साइंस, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 4 पार्ट होते हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, इस तरीके के 4 पार्ट्स होंगे। उसमें से जिस किसी पार्ट से रिलेटेड है उस पार्ट्स में पहुंचे। फिर उसके बाद जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड पैराग्राफ याद किया, अच्छा ये लिखा हुआ था। अब वहां से आंसर को लिखना स्टार्ट। डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाना है, मतलब डायरेक्टली यहां पर नहीं जाना है कि मेरे पास क्या लिखा होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, रिकॉल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, चैप्टर का नाम, टॉपिक के नाम, फिर उसके बाद उस टॉपिक पर जाना है जहां पर आंसर पूछा गया है। आप हमेशा याद कर पाएंगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को 3 प्रेजेंटेशन टिप दे रहा हूं, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो मैं अभी बीच में बता चुका हूं, लेकिन अब स्पेसिफिकली बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था ये बात जरूर बताना बच्चों को। सबसे पहली चीज, कीवर्ड अंडरलाइन। जिस तरीके से यहां पर अंडरलाइन किए गए हैं इन कीवर्ड्स को, इस तरीके से मेक श्योर आप लोग अंडरलाइन करें अपने कीवर्ड्स को। इसके साथ साथ आप लोगों के पास जो अगली बात है वो ये है कि डोंट यूज शॉर्टकट फॉर्म। कभी जब हम लोग अभी आजकल के टाइम पर व्हाट्सएप इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्नैपचैट इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत हो चुकी है। इस आदत को कम करें। एटलीस्ट आंसर लिखते वक्त हम इन शॉर्ट फॉर्म को यूज ना करें। मैं जानता हूं सबकॉन्शियसली हो जाता है कभी कभी, तो ये ना हो, इसी वजह से मैंने यहां पर इस पॉइंट को लिखा। इसके बाद जरूरी पॉइंट है आप लोगों के पास, कटिंग बाय पेंसिल। कभी भी अगर आप कट कर रहे हैं तो जैसे ब्लू पेन से लिखा हो तो जैसे यहाँ पे कट पेन से कर दिया, आप इसे कट करें पेंसिल से, और फिर जो भी लिखना है उसको सही से लिखें। अगर बीच में कोई चीज छूट जाती है तो यहाँ पर एरो डाल करके आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी? ओके। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल हैक। न्यूमेरिकल हैक में सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ध्यान क्या रखनी है, आपको बॉक्स बनाना है, और बॉक्स भी किससे बनाना है भाई? पेंसिल से बनाना है। सर इस बॉक्स में लिखना क्या है? इस बॉक्स में कभी भी जब कभी भी फॉर्मूला लिख रहे हो वो लिखो, जब कभी भी थ्योरम लिख रहे हो वो लिखो, ठीक है। फिर बॉक्स में क्या लिखना है? जो फाइनल वाला आंसर आएगा आप लोगों का, जो आंसर आएगा उसे भी बॉक्स में लिखो। इससे क्या होता है, सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं, और जब चीजें अलग अलग दिख रही होती हैं चेक करना आसान होता है। चेकर भाई तुम्हें एक्स्ट्रा के 1-2 नंबर और दे देगा। सबसे जरूरी चीज डिफरेंस है। जब कभी भी आप लोग डिफरेंस वाले क्वेश्चंस करो तो आप इस तरीके की टेबल बना करके करो, और कोशिश करो हर पॉइंट के सामने उसका बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट वाला पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस सेक्टर कंपनीज ऑफ एंटरप्राइजेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्क विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है? रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पर क्या लिखा है?
दिस सेक्टर कंपनीज ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये अंडर द कंट्रोल, अंडर द गवर्नमेंट है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है गवर्नमेंट के, तो डायरेक्टली अपोजिट है। तो इस तरीके से आप लोगों को कोशिश करनी है जब कभी भी आप लोग डिफरेंस वाले पॉइंट्स को लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम की लगी होगी। सो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को ये वीडियो काम की लगी है, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और लेकर के आने वाला हूं। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल।